बच्चों, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल फिजिक्स क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आपने सभी ने ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक किया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया होगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा बात ना करके सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे बच्चों के लिए, या फिर मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम बच्चों के लिए एक बड़ा दर्द होता है। वो दर्द क्या है कि एक वेक्टर है और उसके कंपोनेंट्स हम कैसे करें और क्या होते हैं। तो चलिए आज उसी के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। तो हमारा जो आज टॉपिक है दैट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, दोनों एक ही चीज़ हैं। अब पीछे हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या सीखा था, ये कोई भी एक आर वेक्टर है। ठीक है भाई, ये आर वेक्टर बेसिकली क्या था, ये दो वेक्टर से का रिजल्टेंट था, या मैं बोल सकता हूँ ये दो वेक्टर से मिलके बना था, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो हम यहाँ से ये भी तो बोल सकते हैं कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं वो क्या हैं, आर के कंपोनेंट्स हैं, मतलब हिस्से हैं। ठीक है ना, वो उनसे जुड़ के बना है। हिस्सों का मतलब क्या होता है भाई, मैंने किसी चीज़ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे 10 है तो 10 को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 3 + 7। तो वैसे ही तो यहाँ पर हुआ, मैंने आर को यहाँ पर क्या करा भाई, आर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी। जैसे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 7। तो मैं बोलूँगा 3 और 7 क्या हैं, 10 के दो हिस्से हैं। वैसे ही मैं क्या बोलूँगा भाई, यहाँ पर ए और बी क्या हैं, आर के दो हिस्से हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि बस ये दो ही हिस्से इस आर के बने, हम दूसरे दो वेक्टर्स और बना सकते हैं। ठीक है, जिनसे ये मिलके बन सकता है। जैसे मैं ये बना रहा हूँ तो यहाँ से इन दोनों से मिलके भी आर वेक्टर आ रहा है। ठीक है, मैं और वेक्टर बना दूँ, इन दो वेक्टर से भी मिलके हमारे पास आर आ सकता है। तो एक वेक्टर के हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट पॉसिबल कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिनसे वो मिलके बन सकता है। ठीक है, बट हमें सारे कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ना है, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपोनेंट के बारे में ही हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पहले मैं ये पॉइंट लिख दूँ आप लोगों के लिए। क्या पॉइंट है वो, देयर इज या देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, मतलब एक वेक्टर के इनफाइनाइट पॉसिबल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो जिन कंपोनेंट्स के बारे में हम अभी यहाँ पर चर्चा करेंगे वो कंपोनेंट्स कहलाते हैं आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी वेक्टर के। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, मतलब वो दोनों जो हिस्से होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो वैसे कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो अभी मैं वो आपको यहाँ पर समझाता हूँ कैसे है। जैसे कोई भी ए वेक्टर है मेरे पास, ए, इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, मतलब परपेंडिकुलर क्या है भाई, ये एक लाइन, दूसरी लाइन ये। ठीक है, मतलब ये और ये दोनों जो इस जिन वेक्टर से मिलकर बना है, ये दोनों एक दूसरे के होने चाहिए, बेसिकली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में हम यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तो मैंने पीछे ट्रायंगुलर लॉ के हिसाब से बनाया। ठीक है, मैं इसको अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से बनाऊँ तो क्या होगा, ये एक कंपोनेंट आ जाएगा, इसका दूसरा कंपोनेंट ही आ जाएगा। तो ये तरीका या ये तरीका दोनों एक ही बात है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब करना कैसे हम उसके बारे में यहाँ पर सीखेंगे अभी। ठीक, तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ आप लोगों के लिए। वो सिंपल सा एग्जाम्पल है, मेरे पास कोई भी एक वेक्टर ए है। ठीक है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, समझे भाई। और मैं मान लेता हूँ कुछ x एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस a वेक्टर का मैं कंपोनेंट निकालूँ x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है ना, x एक्सिस और y एक्सिस क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। और मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो a के इक्वल है। तो बहुत सिंपल सी और बेसिक स्टेप्स अपने को फॉलो करनी है इसके कंपोनेंट्स निकालने के लिए। तो मैं ये एक एक करके वो लिखता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है,
वो क्या है भाई? पहली बात, ठीक है, अगर मुझे कंपोनेंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करें आप लोग? ड्रॉ द वेक्टर एज इट इज, जैसा दे रखा है वेक्टर को बिल्कुल वैसे के वैसे ही ड्रॉ कर दें अकेले, जैसे मैंने कर दिया भाई इस केस में। ये लीजिए, ये आ गया ए वेक्टर, तो मुझे ऐसे ही तो दे रखा है ए वेक्टर, उसको मैंने ड्रॉ कर दिया। ये अपनी पहली स्टेप हो गई। अगली स्टेप में क्या करना होता है? अपने को डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब मैं यहाँ पर डायरेक्शन किसको बोल रहा हूँ? डायरेक्शन बेसिकली टेल जिस तरफ से कुछ एंगल बना रही है उस डायरेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बोल रहा हूँ। मतलब पहला एक स्टेप ये था, अभी उसी में अपने को दूसरी एक चीज़ ऐड करनी है। ये भाई हॉरिजॉन्टल से एंगल दे रखा है ना, तो हॉरिजॉन्टल को ही मैं यहाँ पर डायरेक्शन मान रहा हूँ। ठीक है भाई बच्चों, तो मैंने डायरेक्शन ड्रॉ कर ली, 2 स्टेप्स हो गई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले वेक्टर जैसा देखा है वैसे के वैसे ड्रॉ करें, फिर डायरेक्शन ड्रॉ करें वेक्टर की। डायरेक्शन क्या है? टेल से जिस तरफ वो एंगल बना रहा है वो मैं यहाँ पर डायरेक्शन ले रहा हूँ। तीसरी स्टेप है अपने को डायरेक्शन पर क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर। वेक्टर के हेड से क्या करना है अपने को? अब डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। भाई 2 स्टेप हो गए थे, ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया था, डायरेक्शन मैंने ड्रॉ कर दी थी, ठीक है ना। इसकी लेंथ कितनी है? ए है, यहाँ से ये एंगल थीटा बना रहा है। अब इसके हेड से इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर बना दूँ ये, तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या आ गया? सिंपल सा एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। अरे दिख रहा है ना सब लोगों को? इसको मैं लिख देता हूँ पी क्यू आर। अब अगर मुझे इसका क्या करना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इस पर्टिकुलर केस में तो भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर? पी क्यू की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? पी क्यू लेंथ ही तो इसका कंपोनेंट है या इसका हिस्सा है, ठीक है ना। अब पी क्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? हमें बेसिकली डेफिनेशन पता है किसकी? कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब पी क्यू बाय ए, ठीक है। तो यहाँ से आसानी से हम पी क्यू अब निकाल लेंगे। तो पी की वैल्यू क्या आएगी? पी की वैल्यू आएगी आपके पास ए कॉस थीटा। ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अरे भाई समझे? सिंपल सी। वैसे ही हम 5वां पॉइंट मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर? क्यू आर निकालने के लिए। तो क्यू आर निकालने के लिए मतलब हम परपेंडिकुलर निकालना है, तो किसकी डेफिनेशन यूज़ करेंगे हम यहाँ पर? साइन थीटा की। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई? क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि ए है यहाँ पर, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए साइन थीटा हो जाएगी। अरे क्लियर सबको? तो मेरे पास ये दोनों कंपोनेंट्स आ गए, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से क्या समझ सकते हैं? किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और कौन से कंपोनेंट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो कंपोनेंट हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये बड़ा हलवा सा एक मेथड होता है कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए। अब ज़्यादातर बच्चे ये रट्टा मार के रखते हैं। क्या रट्टा मार के रखते हैं इसमें? कि भाई जिधर से थीटा बनाएगा उधर क्या आएगा? कॉस आता है। मैं यहाँ पर बना दूँ, मतलब इधर क्या आएगा? ए कॉस थीटा। और मैं अगर इधर बना दूँ उसके अपोजिट साइड में क्या आएगा? साइन थीटा आता है। मतलब जिधर थीटा होता है उधर कॉस आता है और उसके अपोजिट में क्या आता है? साइन आता है, ठीक है। इसको ऐसे भी रट्टा मार सकते हैं और समझ के अच्छे से करना है तुम लोगों को। तो ये सिंपल से 5 स्टेप्स फॉलो करें और किसी वेक्टर का हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी भी डायरेक्शन में आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं।
ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लूँ, तो अब जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूंगा, आप लोग जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूँ स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पॉज कर दें और उसके बाद सॉल्व करें, उसके बाद उसका सोल्यूशन चेक करें। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ भाई, एक वेक्टर है मेरे पास √3 जिसकी लेंथ है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और मैं चाहता हूँ इसके कॉम्पोनेंट निकालें भाई, एक्स एक्सिस का लॉन्ग और किधर वाई एक्सिस का लॉन्ग। तो मैं यहाँ रट्टा मार के नहीं कर रहा, मैंने जो तरीका आप लोगों को समझाया उसी तरीके को यहाँ पर फॉलो करते हुए इसको समझाता हूँ। हमने क्या बताया था, सबसे पहले वेक्टर को ड्रॉ करो एज इट इज़, उसके बाद डायरेक्शन बनाओ, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है, उसके बाद क्या करें, इस डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर बना दें। ठीक, तो मैं OPQ लिख देता हूँ इसको, और हम इसकी लेंथ √3 यहाँ पर लिख लेते हैं जो कि दे रखी है अपने को। तो OP निकालना है अपने को, तो OP में क्या आएगा भाई, √3 cos 60 डिग्री, और PQ क्या आएगा यहाँ पर, दैट इज √3 sin 60 डिग्री। ठीक, अब cos 60 कितना होता है, √3/2, सॉरी 3/2, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। और हम अगर यहाँ पर देखें भाई, तो sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3 इंटू √3/2 कितना आ गया, यहाँ से 3/2 आ गया। क्लियर। तो बड़ा हलवा सा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया, वैसे ही मैं किसी दूसरी डायरेक्शन में भी ले सकता हूँ वेक्टर को, तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी तरीके का। तो यहाँ ये रहा क्वेश्चन दूसरा, इसी पे बेस्ड हम इस बार जो वेक्टर ले रहे हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में ले रहे हैं। मान लेते हैं भाई ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, इस केस में मैं वर्टिकल से एंगल लेता हूँ 45 डिग्री, और इसका मैग्नीट्यूड कितना लेते हैं, √2 ले लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके कॉम्पोनेंट्स निकालें, एक्स एक्सिस का लॉन्ग, वाई एक्सिस का लॉन्ग। तो हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो पीछे हम पढ़ के आए हैं कि वेक्टर को एज इट इज़ आप जॉइन क्या करें, ड्रॉ करें, उसके बाद डायरेक्शन ड्रॉ करें। डायरेक्शन मतलब जिधर से वो एंगल बना रहा है, तो इस केस में वर्टिकल होगा, ये एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री। अब वेक्टर के हेड से इस डायरेक्शन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, OPQ, ठीक है ना। तो OPQ अब OP निकालना है, OP है इसका वर्टिकल कंपोनेंट और OQ है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी PQ है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो OP यहाँ पर अगर हम लिखेंगे वो कितना होगा, √2 cos 45 डिग्री। ठीक, अब cos 45 कितना होता है भाई, 1/√2 होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पर OQ निकालना चाहूँ विच इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो कितना हो जाएगा यहाँ से, √2 sin 45 डिग्री। तो इस केस में ये कितना आएगा, ये 1 आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर साइन और कॉस इंटरचेंज हो गए जैसे ही मैंने एंगल वर्टिकल से किया। क्लियर सबको। तो ये क्वेश्चन हो गए, आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये कॉमनली हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में देखेंगे, जो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। एक ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स किसी एंगल पे लगा होगा और उस फोर्स का हम क्या पूछेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पूछेंगे आप लोगों से। जैसे ये ब्लॉक लिया, उसका मास वास लेने की ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एक 100 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर, 37 डिग्री पर। अपने को इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है। तो बिल्कुल करेंगे हम लोग, बड़े सिंपल सी बातें हम सीख कर आए हैं पीछे। वो सिंपल सी बातें क्या हैं, ठीक, पहले वेक्टर को एज इट इज़ ड्रॉ करें, उसके बाद डायरेक्शन बनाएं, उसके बाद उस पर परपेंडिकुलर बना दें। अरे क्लियर बच्चों। तो और ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। तो ये कितना है यहाँ से, 100 न्यूटन हो गया। तो इसका ये कंपोनेंट कितना होगा यहाँ से, 100 cos 37, और cos 37 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4/5 होती है, जो कि इस पर्टिकुलर केस में 80 न्यूटन आ जाएगा। सिमिलरली अब मैं वर्टिकल कंपोनेंट अगर निकालूं तो यहाँ से किसके इक्वल होगा, 100 sin 37 के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 3/5। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी, 60 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। अच्छा, मैंने बोला यहाँ पर जो मैंने ये ट्रायंगल बनाया है मतलब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से।
हम इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐसे भी बना सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से। तो इसमें और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। ये है यहाँ पर कितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 80 न्यूटन और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 60 न्यूटन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम लेते हैं, बस थोड़ा सा वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये आया एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है वो कुछ 50 न्यूटन का है और यहाँ से ये कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है 60 डिग्री। मैं चाहता हूँ कि भाई इस फोर्स के आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बताएं। ठीक है, तो बड़ी हलवे सी बात है भाई। हम क्या करेंगे, सिंपल से पीछे के जो स्टेप्स हमने सीखे हैं वही दोबारा से यहाँ पर फॉलो करते हैं। वेक्टर को एज इट इज़ बनाया जैसा दिख रहा है अपने को। उसके बाद डायरेक्शन, देखिए हम हेड से भी ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, बट ज़्यादा बेटर अपने लिए क्या रहता है कि हम एंगल लें टेल से। ठीक है, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो टेल से ये जो एंगल हो जाएगा, या तो इसको हम क्या ले लें 60 डिग्री ले लें, ठीक है, या फिर इसको 30 डिग्री ले लें, जैसा भी आपको अच्छा लगे। मैं तो वही लूँगा जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ये एंगल कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है, तो टेल से ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा, तो अपनी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, वो वर्टिकल रहेगी इस पर्टिकुलर केस में। ठीक, उसके बाद वेक्टर के हेड से इस डायरेक्शन पे हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। क्लियर बच्चों? और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 50 न्यूटन है, तो अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई इसका वर्टिकल कंपोनेंट में क्या आएगा, जिधर थीटा है वो मैंने कॉस लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से 50 कॉस 60 डिग्री और ये कितना आएगा 50 साइन 60 डिग्री। अब कॉस 60 कितना होता है बच्चे, 1/2, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 25 न्यूटन आ जाएगी। और साइन 60 कितना होता है √3/2, तो यहाँ से 50 इंटू √3/2 रहेगी और 2 से 50 उड़ेगा, कितना बचेगा 25 √3 न्यूटन आएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया अपने पास 25 √3 और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आया 25 न्यूटन आया। ठीक, चलिए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इसी पे बेस्ड, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए न्यूटन्स लॉ में खासकर। ठीक है ना, अगर हमसे कंपोनेंट्स करने नहीं आएंगे वेक्टर्स के तो हम न्यूटन्स लॉज को सीख ही नहीं सकते। और न्यूटन्स लॉज जहाँ आपका वीक हुआ वहाँ आगे की जो मैकेनिक्स आपकी है, आगे आप जहाँ भी फोर्स से रिलेटेड बातें करेंगे वो उसमें आपको तकलीफ होने वाली है। तो इसको बड़े अच्छे से समझें, इसलिए मैंने बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में ये आप लोगों को समझाया कि कंपोनेंट्स कैसे करने हैं। वरना डायरेक्टली भी हम यहाँ पर बात कर सकते थे क्या कि भाई जिधर क्या लग रहा है आपका थीटा है उधर कॉस आएगा, उसके अपोजिट साइन आता है। पर जब हम एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, तो अपने को उस कंपोनेंट्स की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं एक क्वेश्चन ये है, एक वेज है, मतलब एक इंक्लाइन है। ठीक है, और वो इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल बना रहा है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का। ठीक, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई इसके वेट का, इस ब्लॉक के वेट का हम कंपोनेंट निकालें अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ ब्लॉक along the plane and perpendicular to the plane। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें एक चीज़ पता है कि जो वेट है वो हमेशा किधर लगता है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, हमेशा नीचे की तरफ, जिसकी वैल्यू mg रहेगी। तो भाई मुझे फोर्स पता चल गया, मतलब वेक्टर पता चल गया। अब जो डायरेक्शन है यहाँ पर, डायरेक्शन समझे जरा अच्छे से, मैंने क्या बोला है अलॉन्ग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो डायरेक्शन क्या होगी, ये जो पीली पीली डॉट लाइन बनाई है मतलब अलॉन्ग द इंक्लाइन हो गई, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ये रहेगी। मतलब इसके दोनों अपने को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं, बट डायरेक्शन कन्वेंशनल नहीं है, नॉर्मली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, अलॉन्ग द इंक्लाइन है, उसके परपेंडिकुलर है। समझे क्या?
तो चलिए क्वेश्चन आगे प्रोसीड करते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, जो सिंपल स्टेप्स हमने फॉलो किए थे वो स्टेप्स क्या थे भाई, वेक्टर को पहले एज इट इज बनाएं क्लियरली, एम जी इसका वेट है, उसके बाद डायरेक्शन बनाएं भाई, ये एंगल यहाँ पर थीटा है, ठीक है। तो अगर आप इसको नीचे एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और मुझे पता है कि ये टोटल एंगल कितना 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा यहाँ से, थीटा के इक्वल आ जाएगा, अरे आएगा ना, ठीक है। तो ये एंगल मिल गया, मतलब मुझे डायरेक्शन मिल गई। डायरेक्शन कौन सी है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन डायरेक्शन हम ड्रॉ करेंगे इस वेक्टर की पूंछ से इस तरफ, ये मैंने डायरेक्शन ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, इस वेक्टर के हेड से अपने को इस डायरेक्शन पर क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, टेढ़ा है थोड़ा ट्राइंगल, ये आपको सीधा नहीं दिखेगा, ये ट्राइंगल, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, और ये इसका हाइपोटेन्यूस है जिसकी वैल्यू mg के बराबर है। तो कोई बड़ी बात है के लिए अपने निकालना है, ये एंगल यहाँ पर थीटा है, तो जिधर थीटा है उधर हम क्या लिख देंगे, mg cos थीटा, और उसके अपोजिट क्या होगा, mg साइन थीटा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम न्यूटन्स लॉस करेंगे, इंक्लाइन पे एक ब्लॉक रखा है तो उसके दोनों कंपोनेंट्स अपने को ड्रॉ करने पड़ेंगे एक्सेलेरेशन निकालने के लिए। तो अगर मैं इसको, ये तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हो गया, मैं इसको अगर नॉर्मल क्या करूं, पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से करूं, तो ये ऐसे और ऐसे भी बन सकते हैं, जो एक्चुअल मैंने डायग्राम बनाया, मतलब ये mg cos थीटा होगा और ये क्या होगा, mg sin थीटा रहेगा। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब एक लास्ट और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, ठीक, इंक्लाइन पे रखा हुआ ब्लॉक है और उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स किसी डायरेक्शन में लगाते हैं हम लोग। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में अभी फ्लैश होता है, फ्लैश क्या होगा मुझे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल यहाँ से कितना है भाई, 37 डिग्री है, इस पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, कोई भी इसका मास है, मैं तो इस पर एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इधर 100 न्यूटन। तो इस 100 न्यूटन का अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन अपने को क्या करना है, कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, अलोंग द इंक्लाइन ये डायरेक्शन हो गई और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ये डायरेक्शन रहेगी। पर उससे पहले अपने को थोड़ा सा एंगल यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। एंगल कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग देखिए, ये पीली वाली लाइन इस ट्रायंगल के या फिर इस प्लेन के हाइपोटेन्यूस के पैरेलल है, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे रखी है इसमें 100 न्यूटन, जहाँ मैंने लिखा था ये 100 न्यूटन है। तो ये एंगल अगर 37 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, यहाँ से 37 डिग्री होगा। तो इतना मैंने फाइंड कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सिंपल सा मैं पीछे वाले स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करूँगा। ड्रॉ द वेक्टर एज इट इज़, जैसा दे रखा है, हॉरिजॉन्टल दे रखा है 100 न्यूटन का। उसके बाद मैंने यहाँ से डायरेक्शन ड्रॉ कर दी और इस डायरेक्शन पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और ये एंगल कितना है यहाँ पर 37 डिग्री है। तो इसका जिधर एंगल है उधर आ जाएगा cos 100 cos 37, cos 37 होता है 4/5, तो ये आ जाएगा आपका 80 न्यूटन, और उसके परपेंडिकुलर क्या है 100 sin 37 है, तो ये वैल्यू होगी आपकी यहाँ से 60 न्यूटन। क्लियर। तो मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ, ये तो मैंने ट्रायंगल लॉ के हिसाब से बनाया। अब मैं पैरेललोग्राम के हिसाब से अगर इसको बनाऊँ, दोनों के टेल्स एक जगह रख कर, ये इसके कंपोनेंट कुछ इस तरह से आएंगे, ये होगा 80 न्यूटन का और ये होगा इधर 60 न्यूटन का। अलोंग द इंक्लाइन 80 है और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन 60 है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, और कुछ भी आपको इसमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, मैं उसको कोशिश करूँगा अगले लेक्चर में आप लोगों के लिए बेहतर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली बार, टाटा बाय बाय।